नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद अगर विपक्षी राजनीति की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। कई ऐसे दल जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस के साथ आने में अपने को असहज महसूस कर देते, उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में अपना वक्तव्य जारी कर यह दर्शा दिया कि भविष्य में विपक्ष की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। और कल से अगर हम देखें तो टीएमसी के सांसद जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनका एक वक्तव्य बड़ा एकदम चर्चित हो रहा है और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को कि आपकी कारण कि विपक्ष एक साथ आ गया है। तो ये वक्तव्य बड़ा चर्चित भी है और हमारी चर्चा का केंद्र भी आज यही है कि किस तरह से विपक्ष की राजनीति में वर्तमान समय की जो राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। तो इस चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। जो हमारे साथ आज अतिथि हैं संवाद इंडिया मंच पर, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हैं। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हिमांशु जी हैं, हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, वह भी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और संवाद इंडिया मंच पर उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही अश्विनी शाही जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के, और अपना जो बीजेपी का पक्ष है वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में वह व्यक्त करेंगे, उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद वर्धन जी से करता हूँ। आनंद वर्धन, जैसे आप वर्तमान समय के दौर की राजनीति को देख रहे हैं, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि विपक्ष की राजनीति को लेकर जो क्वेश्चंस लग रहे थे, जो प्रश्न खड़े हो रहे थे विपक्ष की गोलबंदी एकजुटता पर, उसने पिछले 2-4 दिन के अंदर नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। और ममता बनर्जी का बयान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का बयान हो, और कल जो शत्रुघ्न सिन्हा और टीएमसी के सांसद है उनका जो बयान आया है, उसने देश प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में बड़ा एकदम हलचल मचा दी है कि जो वर्तमान की राजनीति जो परिलक्षित हो रही है विपक्षी राजनीति को एकजुट करने में, उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या संभावना देख रहे हैं आनंद वर्धन जी? प्रशांत जी नमस्कार। और जो आपके दर्शक और बाकी साथी पैनल के जो विद्वान साथी उनको भी नमस्कार। मैं दो तीन चीजें मैं थोड़ा फर्क आपसे मेरा विचार है। ये राहुल गांधी की सदस्यता जाने से विपक्ष एक साथ हो रहा है। मैं इससे थोड़ा अलग राय रखता हूँ। तो मेरा मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो भी हुआ है वो उस एक्शन की भर्त्सना तो कर रहे हैं, लेकिन इसको ये मान लेना कि वो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी है इस निष्कर्ष पे पहुंचना। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी थी, मेरी आज सुबह भी किसी से बात हुई, जो ग्राउंड रियलिटी तो वैसी ही है। क्या ममता बनर्जी जी ने कोई बात कही कि वेस्ट बंगाल में हम लोग ऐसे लड़ेंगे? क्या मुझे एक ही जगह फर्क नजर आया है, और वो फर्क नजर आया है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जिस तरह से फ्रंट फुट पे आके कभी-कभी मुझे लगता है कि जितना संजय सिंह ऊर्जा इस धरना प्रदर्शन नारेबाजी को दे रहे हैं, उतनी ऊर्जा शायद कांग्रेस के लोग उतना कोई नहीं दे पा रहा है। उनके पास समाजवादी बैकग्राउंड है, तो उनके पास नारे भी नए हैं, ऊर्जा भी है, वो उसकी टाइमिंग भी समझते हैं, कहाँ किसको क्या कहना है ये भी समझते हैं, और उसका वो भरपूर इस समय इस बात में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी लोग आप किसी को कह ले, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, अखिलेश यादव जी ने बयान कुछ दे दिया हो, उत्तर प्रदेश में मुझे कोई हलचल होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही हो सकता है भाई समाजवादी पार्टी के लोगों को बहुत दिखाई दे रहा हो या कांग्रेस के लोगों को दिखाई दे रही हो, लेकिन मुझे ग्राउंड पे कोई इस तरह की हलचल नहीं दिखाई दे रही। अब रही बात राहुल गांधी के सदस्यता जाने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, मुझे ये लगता है कि जो मूल बात है और जो शायद जिस बात को विपक्ष भी चाहता है, कांग्रेस भी चाहती है, राहुल गांधी भी उसको उठा रहे हैं, वो बात है अडानी की। और अडानी की बात अगर अगले 11 अच्छा, अडानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि अडानी जी कल सॉल्व हो जाएंगे। अडानी जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि अडानी जी का ये जो भी समस्या है या जो भी बवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। अडानी जी के जो प्रश्न हैं वो पीछा करेंगे ही करेंगे। अब उस प्रश्न से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि मुझे एक दो चीजें देख के ताज्जुब हुआ, मुझे ताज्जुब इसलिए हुआ कि अभी, और मैं इसलिए उस बात को कह रहा हूं, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको लगेगा
कि अडानी चैप्टर को किसी भी तरह से पीछे ढकेलने की कोशिश है। एक इवेंट होता है ग्वालियर में, आईटीएम यूनिवर्सिटी में। दिन क्या है? 23 मार्च, भगत सिंह और उनकी पुण्यतिथि, डॉक्टर लोहिया की जन्मदिन। और डॉक्टर लोहिया जब तक जीवित थे तब तक वो अपना जन्मदिन को इसलिए नहीं मनाते थे, उनका कहना था कि इस दिन भाई भगत सिंह माफ कीजिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी थी, तो मैं इसको नहीं मनाऊंगा। खैर, उनके उसमें बुलाया जाता है हमारे मनोज सिन्हा साहब को। मनोज सिन्हा साहब आके वहां जिस तरह का एक बचकाना, मैं बोलूंगा, और बचकाना लिखित बयान पढ़ते हैं, तो एक चीज तो पहले ये लगता है कि भैया अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में नहीं आई, नहीं तो अगर वो उनकी बागडोर आ गई होती तो उत्तर प्रदेश का क्या कबाड़ा किए होते, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो अगर इस तरह की बातें कहे जिसका न सिर न पैर, और उसको सिर्फ कहे ही ना, वो रिटन उसको पढ़ रहे थे, तो कोई ये नहीं था कि एक स्पर ऑफ द मोमेंट में बोल गए, या यहाँ पे कुछ बातें होती हैं, भाई हो सकता है कि मैं शब्दों का चयन ठीक ना हो, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे। तो वो बिल्कुल साफ-साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, लोहिया जी का जन्मदिन था, गांधी जी से कोई मतलब नहीं था, उसमें ले आके वो बिल्कुल स्पष्ट था कि कहीं न कहीं वो जो भी लोग हैं, वो अडानी की के चर्चा को नेपथ्य में ढकेलना चाह रहे हैं। अब वो कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे, क्योंकि अडानी जी की जो समस्या है, उसका उसके 2 भाग हैं। उसका एक भाग भारत के अंदर है, क्योंकि जो उनके लोन हैं, जो उनके ऊपर कर्ज हैं, जो उनको कुछ करने हैं, वो भारत के अंदर है। और एक बड़ा भाग भारत से बाहर है। भारत से बाहर मतलब विदेशी बैंक का, विदेशी इंस्टीट्यूशंस के लोन हैं, जो हिमांशु जी मुझसे बेहतर उसको बता पाएँगे। अब दिक्कत क्या है कि आप हिंदुस्तान की चीज़ को तो आप मान लीजिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का, मैं और मेरा और अश्विनी जी का एक चीज़ पे हम लोग एकमत नहीं होते हैं। मेरा कहना होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, वो उसका रेफरेंस सिर्फ मार्केट रेगुलेटर तक है। अश्विनी जी का उसमें मानना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जी का जो, मैं इसलिए उनकी उनकी तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, उनका कहना है कि वो संपूर्ण है। ये ज़रूर है कि अगर कमेटी चाहे तो वो बात कर सकती है, लेकिन कमेटी क्यों चाहेगी? भई आज तक तो हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं कमेटी चाहे। रेफरेंस जो है वो सिर्फ मार्केट रेगुलेटर तक है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी ने इस बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जब सदस्यता के बाद, तो वो अब 1,76,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं 20,000 करोड़ पे। वो मतलब वो अपना इसलिए क्योंकि अब ये हो रहा है ना कि इसका प्रूफ दो, इसका वो दो। 20,000 करोड़ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जो विनोद अडानी वाला जो पैसा राउंड ट्रिपिंग हुआ, राउंड ट्रिपिंग कह लीजिए या जो भी आया है, बेनामी आया है, उसके बारे में दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर जो जो विपक्षी एकता की आप बात कह रहे हैं, वो अभी बहुत जल्दी है। कर्नाटका का इलेक्शन, उसके बाद जो 3 बड़े राज्यों के इलेक्शन हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस इलेक्शन के बाद तस्वीर साफ होगी। अभी ये बहुत जल्दी है, ये कौन किसके साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस अच्छा करती है, तो कांग्रेस की ताकत ज़्यादा होगी। अगर कांग्रेस खराब करती है, तो जो विपक्ष के बाकी जो जो छत्रप हैं, जो थोड़ा अपनी ताकत ज़्यादा चाहते हैं, दे वांट मोर शेयर इन दैट, वो अपना शेयर ज़्यादा माँगेंगे। तो मुझे मेरे मेरे अनुसार ये जो 4 स्टेट इलेक्शन हो जाते हैं, उसी के बाद कोई तस्वीर साफ होगी। अभी तो पोज़ीशनिंग है, इसलिए कोई ऐसा विशेष नहीं दिख रहा है। जी, जी। जैसा आपने कहा कि अभी पोज़ीशनिंग है और आने वाला समय बताएगा कि इसमें क्या संभावनाएँ हैं। तो मैं अश्विनी जी के पास आता हूँ। अश्विनी जी, जैसा आपने सुना आनंद अर्जुन जी को, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई उन्हें चांस दिखाई नहीं देता है कि पक्षीय एकता एकजुटता की तरफ जा रही है। प्रशांत जी, मैंने आपका सवाल सुना और आनंद जी का जो है बहुमूल्य विचार भी सुने। आनंद जी ने बहुत बढ़िया चीजों को रखा कि अभी विपक्षी एकता कहीं लगती नहीं है। प्रयास अभी भी लोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें अखिलेश यादव जी की ममता बनर्जी जी से मुलाकात, कुमार स्वामी जी की मुलाकात ममता बनर्जी जी से, नवीन पटनायक की मुलाकात ममता बनर्जी जी से। अब सेंटर एक वहां है, दूसरा सेंटर केसीआर जी अपने आप को खुद तैयार कर रहे हैं चीजों को लेकर। तीसरा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बाकी लोग और नेता जो है। सबसे इसमें अहम, जिस दिन राहुल जी का इस्तीफा, वो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसके बाद एक वैक्यूम जो बना, उसको भरने के लिए अरविंद केजरीवाल जी सामने आ जाते हैं।
त्वरित गति से, जिसको वो फुलफिल करने में माहिर आदमी है। वो उस दिन का उनका अपने सदन का बयान देखिए, विधानसभा में किस तरीके से उन्होंने बयान दिया। बहुत सी चीजें हैं कि अभी विपक्ष में इतना बिखराव है, और वो सारे बड़े नेताओं के महत्वाकांक्षा का बिखराव है प्रशांत जी। क्योंकि केसीआर जी की अलग महत्वाकांक्षा है, केजरीवाल जी की अलग है, ममता जी की अलग है, सबका ये अलग अलग है। तो पहले तो कांग्रेस को दो बातें तय करनी पड़ेंगी। जैसा कि लग रहा है कि राहुल जी को और कांग्रेस के लोग ही निपटा रहे हैं, तो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। क्या राहुल जी जिस तरीके से अध्यक्षी छोड़ दिए थे, उस तरीके से नेता बनना छोड़ेंगे? पहला बात। दूसरी, क्या यूपीए को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा? 2017 में शरद पवार जी को संयोजक बनाने की बात की गई थी प्रशांत जी, और कांग्रेस ने ही विरोध किया था। यूपीए के संयोजक के लिए सोनिया जी थी उसकी, शरद पवार जी के नाम पर कांग्रेस ने विरोध किया था। तो शरद पवार जी भी एक बार प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया उनको, एक बार जो है संयोजक नहीं बनाया गया। तो बहुत सी चीजें आदमी राजनीति में मन बना के रखता है, वहां अलग उनका अपना चल रहा है। तो अभी विपक्ष में सबसे अहम बात का क्या आएगी? सारे छत्र, चाहे स्टालिन जी हो, शरद पवार जी हो, ममता जी हो, बीजद हो, जो भी लोग हैं, जगन मोहन है, सभी लोग अपने अपने प्रदेशों में बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन प्रदेश से बाहर किसी का कोई वोट परसेंटेज 1% में भी नहीं है। एक दूसरे का देख लीजिए, एक दो लोगों को छोड़ दीजिए तो अरविंद केजरीवाल जी भाई दूसरे राज्य में चले गए हैं, ममता जी की मेघालय में कुछ लोग जीते हैं, इस टाइप से दो चार लोगों को छोड़ दिया जाए तो 1% भी वोट नहीं है। अब क्या होगा कि जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो सबसे बड़ा पेच वहां फंसेगा कि टिकट में, जैसे बिहार में तेजस्वी कहते हैं कि हम जो है कांग्रेस को 2-4 सीटें देंगे। अखिलेश जी रायबरेली और अमेठी लड़ाने की बात कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए वॉकओवर देते थे, वो लड़ाने की बात कर चुके हैं। तो कहीं से मुझे ये नहीं लगता कि विपक्ष में प्री पोल अलायंस होगा या यूपीए को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा है। इसके इतर भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के सहयोगियों को लेकर अभी से चुनाव की योजना बनानी शुरू कर चुकी है। हर तरफ हम लोग अपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोगों ने जो जो क्षेत्रवार हारी हुई सीट पर हम कितने वो जाएंगे, उत्तर प्रदेश का एक जो हम लोगों ने लिया है कि जहां जहां हम हारे हैं, का कम वोट मिला है, उसको मजबूत करने की बात। मध्य प्रदेश में हम कैसे चुनाव जीतेंगे, हमने अपनी चीजों को, अपनी राजनीति को बनाना शुरू कर दिया, रणनीति। और ये लोग अभी यूपीए का पुनर्गठन नहीं कर पाए। अभी सब लोग के प्रधानमंत्री कौन होगा, कैसे मिलेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को आगे करो इनको, तो ये चीजें मुझे नहीं दिखती। क्योंकि अगर होगा भी तो वही स्थिति होगी जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी 22 के चुनाव में जो गठबंधन हुआ और अंत में चंद्रशेखर रावण को बेइज्जत करके बाहर जाना पड़ा, वो दुर्गति होगी। और उसी समय कुछ पार्टियां अपने आप जो है अलग हो जाएंगी इन लोगों से, और वो देखने को मिलेगा। विपक्ष का बिखराव महत्वाकांक्षा की वजह से मुझे लगता है कि बना रहेगा, कोई प्री पोल अलायंस नहीं होने जा रहा है, ये हमारी अपनी चीज है। और रही बात कांग्रेस की, अभी कांग्रेस खुद जो है झंझावात में है कि राहुल गांधी जी कैसे, 20,000 करोड़ की बात आनंद वर्धन जी ने कहा, उस पर एक लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करता हूं। राहुल गांधी जी अडानी के पीछे पड़े हैं, सब कुछ ठीक है, वो देश के व्यापारी हैं। अभी एक दिन अपने बहनोई के बारे में भी बोल के देखते कि भाई वो पीतल का कटोरा बेचने वाले आज कहां अरबपति करोड़पति कैसे बन गए। कुछ तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्होंने या तो मेहनत की है या गलत किया है, दो ही चीज किया है। तो देश के अन्य व्यापारियों के साथ उनको जोड़ना चाहिए कि इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ये भी गलत थे। तो तब ये निष्पक्षता देखने को मिलती कि कांग्रेस जो है निष्पक्ष बोल रही है। यहां तो ये लग रहा है कि अडानी बहाना है, मोदी निशाना है। जी, आपने बड़ी विस्तार से अपनी बात रखी। और अभिमन्यु त्यागी जी भी प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं अभिमन्यु जी के पास आता हूँ। अभिमन्यु जी, जैसे आपने सुना पूर्व वक्ताओं को, सभी ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल भी उठाए और कहा भी अभी भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं है विपक्षी एकता की। अब क्या लगता है वर्तमान एपिसोड कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी साबित होगा? प्रशांत जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए प्रशांत जी, शुरुआत भाजपा से ही करते हैं। ये इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई, पंजाब में अकाली के साथ मिलकर लड़ते थे, महाराष्ट्र में जो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे
इनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते आए थे। आज ये दल इनके साथ नहीं खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ जो वोट मिला था, इनको 22 करोड़ वोट था। उन 22 करोड़ वोटों में महबूबा मुफ्ती की वोट भी थी, अकाली की वोट भी रही है, नीतीश कुमार जी ने भी इनको वोट पड़वाई है, और महाराष्ट्र में जो असली शिवसेना है उन लोगों ने भी वोट पड़वाई है। तो जो इनका एनडीए के घटक दल थे, आज वो इन लोगों के साथ नहीं है। और जब सदन में चर्चा की बात हुई तो 16 दल कांग्रेस पार्टी के वो भी साथ में आए, साथ खड़े हुए, जो कि उम्मीद नहीं थी कि वो साथ खड़े हो सकते हैं। आज जिस तरह, आज के दौर में जिस तरह सदन से लेकर सड़क पर सरकार को कोई घेरता है तो उसमें मुकदमे दर्ज होते हैं। राहुल जी की सदस्यता चली जाती है, क्योंकि साहब जो है मोदी जी, उनके मित्र हैं अडानी जी, उनके बारे में सवाल नहीं होना चाहिए। अगर राहुल जी ने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है, तो उन चोरों को बचाने का काम किसने किया है? अगर कोई सवाल उठाता है तो सवाल उठाने वाले की तो सदस्यता चली जाएगी, लेकिन जो किसान के, जो मजदूर का, जो मध्य वर्ग का, जो हर उस कमेरे के जो पैसा है, जो सरकार के राजस्व में है, उस पैसे को लूटकर बाहर विदेश भाग जाए और उस आदमी पर, उन लोगों पर अगर सवाल उठाया जाए और उसके बाद सजा सवाल उठाने वाले को मिले, तो ये आज के लोकतंत्र में देखने को मिल रहा है। और वो किसकी सरकार में हो रहा है? भाजपा की सरकार में हो रहा है। मैं, हमारे भाई हैं शाही जी, इनकी बातें सुन रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हटा दें तो आपकी तो लहर भी खत्म है। पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, अरे आप विधायक खरीद लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिराकर बनाई, कर्नाटक में आपने सरकार गिराकर बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराकर बनाई। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में 104 सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी से गए हुए हैं। आपकी पार्टी में, भाजपा में कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। खरीद फरोख्त से आप लोगों पर आरोप है कि सरकार गिराते हैं, बढ़ाते हैं। वो पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों को तो मिलता है। आज हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पर चर्चा की बात होती है वो इसलिए तो ही है, वो जो काला धन है, उस काले धन से आप लोग सरकारें गिरा देते हैं। मोदी लहर जो की सीमा थी वो खत्म हो चुकी। हिमाचल में ये लोग चले गए, जहां जहां भी उपचुनाव हो रहा है ये लोग जा रहे हैं। अब चुनाव जो है वो जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव भाजपा वर्सेस विपक्ष नहीं है। महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, चिकित्सा, शिक्षा बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही, कहां दुगनी हुई है? छुट्टा जानवर से किसान परेशान है, बिजली के दाम रोज बढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, स्टेट यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ती जा रही है लगातार। 10,000 रुपए से सीधा 1 लाख रुपए पॉलिटेक्निक की फीस हो गई। अस्पताल में कोई एडमिट हो जाए, खुदा न खास्ता अगर कोई हो गया, तो 20-50 हजार रुपए में बुखार का मरीज की छुट्टी हो पाती है। चिकित्सा की बात ऐसी है, शिक्षा महंगी हो गई है, सड़कें टूटी पड़ी है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अग्निवीर लेकर आए हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने थे। यहां तो इन्होंने जो सरकारी मशीनरी थी, जो सरकारी हमारे पास सिस्टम था बना हुआ, सेल गेल बेल, जो संस्थाएं थी वो सब भी बेच दी। नौकरियां है नहीं। तो मुझे मुद्दों की आज कमी नहीं है। चुनाव भाजपा वर्सेस विपक्ष ना होकर चुनाव भाजपा वर्सेस जनता है। जनता को भावनात्मक मुद्दे में अब ये गुमराह नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, जो असल मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा है, वो चिकित्सा का मुद्दा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है। चुनाव असल मुद्दे पर होगा, भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव नहीं होने वाला है। और 2024 में इस अहंकारी सरकार को जरूर सबक सिखाने जा रही है जनता, और हमें भी पूरा विश्वास है जिस तरह से इन लोगों ने अहंकार में जो ये हाल फिलहाल के निर्णय लिए हैं, और वो सब लोगों की आम जीवन में भी हम लोग चर्चा करने लगे हैं डिक्टेटरशिप की, और भावनाओं में तो यहाँ बहुत तख्ता पलट हुए। इंदिरा गांधी जी के दौर में भी ऐसी हुआ था। सरकार आई वहां हमारी, फिर 24 में भी फिर आएगी, आप देखना। मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी, जैसा आपने सुना कि जो कांग्रेस का पक्ष भी रखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, और बीजेपी के प्रवक्ता ने रखा, एक दूसरे पर आरोप पड़ते और दौर चल रहा है। लेकिन देश के मुद्दों को क्या राहुल गांधी के द्वारा या पक्ष के द्वारा उठाने में सफलता मिल रही है? क्या लगता है आपको? संवाद इंडिया के मंच पे जितने भी महानुभाव हाजिर हैं उनको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैंने सभी को सुना,
सिंह साहब को सुना, दोनों प्रवक्ताओं को सुना। देखिए किस दिशा में सब जा रहा है राजनैतिक तौर पे भारत में, तो भारत में अगर आप न्यूज हेडलाइंस की आज बात करें तो यही चर्चाएं है कि राहुल गांधी को लेके जिस तरीके से बातें रही, लेकिन दुनिया पे थोड़ा फोकस कीजिए। मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैक करता हूँ, वर्ल्ड के न्यूज लेटर्स निकालता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति से सुनिएगा, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा है। 2008 में मंदी आती है, यूएस फेडरल रिजर्व पैसा पंप करता है, 0 इंटरेस्ट रेट पे पैसा डालता है, लेकिन उसमें से वो उभर नहीं पाता है। कोरोना आता है, जो रूटीन मेजर्स होते हैं यूएस फेड के पैसे डालने के सिस्टम में, वो जो मतलब 3 महीने में जिस तरीके से पैसे डाल रहा है वो रोज डालना शुरू करता है, और आखिर में उनको ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती है और बैंकिंग कबाल कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। ये जो पैसा फेड से जो आया, उस पैसे से दुनिया के पूंजीपतियों ने वो पैसा लेके, उस पैसे से मतलब गवर्नमेंट को ये था वहां की कि वो पैसा लेके वो अपने नए कारखाने लगाएंगे, नई मशीनरी लगाएंगे, लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन उन्होंने उस पैसे से क्या किया, उन्होंने उस पैसे से अपना जो पब्लिक में जो स्टेक था वो बाई बैक किया। मतलब मान लीजिए कि उनका पब्लिक में स्टेक 40% था, तो 15% बाई बैक कर लिया, तो 25% रहे, उनके शेयर के वैल्यूएशन बढ़े। उसी शेयर के वैल्यूएशन को बढ़ा के वापस जाके बैंक में गिरवी रखा, वहां से लोन लिया और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, लोगों को बेरोजगार किया, और उस दिशा में मतलब सीईओ वगैरह को बोनसेस दिया। और आज पूरी दुनिया जो डॉलर सेंट्रिक है, डॉलर जहां की एक की करेंसी है, उसके आसपास घूम रही है, मंदी के बादल छाए हुए, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि सदन में चर्चा हो रही थी, अदानी हिंडनबर्ग का जो मुद्दा हुआ, मतलब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि अदानी ने जो किया है वही एप्पल ने किया है। एप्पल भी आज ओवर वैल्यूड है। आज सभी कंपनियां जो वर्ल्ड में, आप सोच लीजिए एयरबीएनबी जैसी कंपनी जिसके पास एक रूम नहीं है, जो गांव के घरों में अपने मतलब गेस्ट को उतारती है और निकालती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन से ओवर वैल्यूड है। ठीक है, वी वर्क करके जो को ऑफिस स्पेसेस जहां पे मतलब उनकी खुद की ऑफिसेज नहीं है, वो आज $3 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है उसका, मतलब वर्ल्ड की 3.5% जीडीपी। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बनने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने $6.2 ट्रिलियन का कोरोना का राहत का पैकेज डिक्लेयर किया था। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात बनने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में 15% हिस्से के साथ चाइना का खाली एक्सपोर्ट का जो बिल है वो $4 ट्रिलियन है। हमारा शेयर पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड में 2% से भी कम है। तो इन मुद्दों पे कहीं बात नहीं हो रही। और सबसे बड़ी चीज, सदन में ये सब मुद्दों पे चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आप देखिए सदन में जिस तरीके से आप सुप्रिया सुले की कमेंट्री सुनेंगे या महुआ मोइत्रा की कमेंट्री सुनेंगे या पी चिदम्बरम की कमेंट्री सुनेंगे, तो बातें यही थी कि बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो आप इन पे कुछ कीजिए। पी चिदम्बरम की बात यही थी कि आपने कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए, इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रहे कॉर्पोरेट्स की तरफ से। कॉर्पोरेट्स इस वक्त सबसे ज्यादा बौखलाया, क्योंकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, उनको पता नहीं चल रहा है। मुझे ये जो राहुल गांधी का मामला हुआ तब के बाद जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स में मेरा कनेक्ट है, तो सब यही पूछ रहे कि हो क्या रहा है। मतलब आज कॉर्पोरेट्स, होता क्या था पुराने जमाने में कि राजे रजवाड़ों के ऊपर जो सेठ साहूकार होते थे, वो एक तरीके से अपना एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना के रखते थे कि राजे रजवाड़ों में क्या हो रहा है। उनको जब लगता था कि समस्या है और उनके धन पे मतलब कब्जा कर सकती है स्टेट या सरकार, तो वो निकल जाते थे। आज आप देखिए डेटा, जितने लोग फॉरेन जा रहे हैं, मतलब नियो रिच क्लास या जो कॉर्पोरेट से दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। तो ये मामला मुझे लगता है बहुत ही संगीन है। ये राजनीति का जो गठबंधन होगा, जब होगा तब होगा, क्योंकि विचारधारा की समस्या है। पहली बात, हर एक पक्ष एक विचारधारा के साथ नहीं जुड़ सकता है। जैसे भाजपा के पास एक क्लियर कट हिंदुत्व की विचारधारा है और उसके पास मतलब अपने तरीके से वो एक अपनी एक 4 से 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की, कि जो गलत को भी सही साबित कर देती है। मैंने भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये आप अपने दामाद की बात कीजिए। उनके दामाद की बात नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की है। अब तक आपने कुछ किया क्यों नहीं? आज 10 साल होने को आए। अगर बोल रहे कि उनके दामाद चोर है तो पकड़ के डाल दीजिए जेल में, उनके सामने जो भी कार्यवाही करनी है कीजिए। आप क्यों कोई लीगल कार्यवाही नहीं कर रहे? ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे माहौल में जो चीजें आ रही है उभर के, ये है जो मैं सुन रहा हूं एनालिस्ट लोगों से, इकोनॉमिस्ट लोगों से, कॉर्पोरेट से, कि 2024 में भाजपा की सरकार आएगी तो 2029 तक जिस तरीके के मतलब कायदे कानून बनेगा या जो भी बनेगा, उसमें किस तरीके से आप सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ आपके पास डेट ड्रिवन ग्रोथ है,
55 लाख का कर्ज था 2014 में, जो बढ़ के आज करीबन 31 मार्च के आसपास ये कर्ज होने जा रहा है 185 लाख करोड़ का। मतलब 135 लाख करोड़ आपने लेके डाला कहाँ है? और उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं कि नोट्स हमारे मतलब 68 कंट्रीज ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, तो उसका जो बेंचमार्क है वो डॉलर ही रहेगा। मतलब आपको 83 रुपीज में पर बैरल नहीं मिलेगा ऑयल या क्रूड, या जो भाव उसका है 75, या जो वो $75 ही, डॉलर के बदले आपको रुपया इतना प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो आप रुपया प्रिंट कैसे करेंगे? फिलहाल देश में जो करेंसी है वो जितनी चलती है, वही करेंसी अगर आपकी कल को 68 कंट्रीज में एक्सेप्ट होनी शुरू हुई, आप भले डिजिटल करेंसी कर ले, वो प्रिंट कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या फिलहाल जो है, आप मुझे दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्था दिखाए जो 5वें नंबर पे हो, लेकिन वहां पे 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज मुफ्त में देना पड़े, राशन मुफ्त में देना पड़े। तो सबसे बड़ी समस्या फिलहाल मुझे लगता है ये है, आर्थिक मुद्दों पे है। और अगर इस मुद्दे पे विपक्ष एकजुट होके बात करता है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आने वाले चुनावों में कुछ कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर 2019 के हम आंकड़े देखें तो 2019 में बीजेपी को करीबन 23 करोड़ वोट मिले थे। कुछ 66 करोड़ लोग पोलिंग के लिए गए थे, 90 करोड़ लोग लेजिबल वोटर्स थे, उसमें से 66 मतलब 67% के आसपास, मतलब 61 करोड़ में से 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 18 करोड़ वोट आपके कमिटेड कार्यकर्ताओं के, जो आपकी कमिटेड कार्यकर्ताओं की वोट बैंक है। बाकी के आप जो 5 करोड़ वोट लेके आए, वो आपके 18 करोड़ कार्यकर्ता है, वो 5 कार्यकर्ता मिलके 1 वोट लेके आया। अब यही आंकड़े पे अगर आप कयास करके चलेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे। अब इस बार जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, जो 100 करोड़ होने जा रही है, उसमें अगर आप 67 वाला वही मैट्रिक्स ले लीजिए पिछले 2019 का, तो करीबन 7 करोड़ वोट बढ़ रहे हैं इस बार। अगर वो 7 करोड़ वोट बढ़ रहे हैं, उसमें से बीजेपी को करीबन 2.25 करोड़ वोट चाहिए उसी मैट्रिक्स पे सत्ता में रहने के लिए। तो बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को मिलके या 3 कार्यकर्ताओं को मिलके 1 वोट लाना पड़ेगा, जो 5 कार्यकर्ता वोट लेके आए थे। तो करीबन तब बीजेपी जाके कहीं पे बॉटम पे 24 करोड़ वोट और हाई साइड पे 27 करोड़ वोट के बीच खड़ी रहेगी, तो वो सत्ता में टिक सकती है। और कांग्रेस के सामने ये चैलेंज है कि ये जो 12 करोड़ वोट है, और वो अगर 20 करोड़ कार्यकर्ता सभी पक्ष मिला के लगते हैं काम पे, मैं आंकड़ों की भी और बात कर रहा हूं, मैं किसी पक्ष की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा हूं, इसलिए मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस और साथी पक्ष मिलके 20 करोड़ कार्यकर्ता जमीन पे उतारते हैं, अगर वो 20 करोड़ कार्यकर्ता मिलके दूसरे 10 करोड़ वोट लेके आते हैं, तब जाके आपका कयास कहीं पे 25 या 27 के बीच बैठेगा, तब आपकी कांटे की टक्कर होगी। लेकिन वो 12 करोड़ से 27 करोड़ के 25 करोड़ के आंकड़े पे पहुंचना मतलब 100% ग्रोथ वोट स्विंग में, वो आप कैसे लाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या। आंकड़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, मुद्दे सब यही चल रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, जिस तरीके से ऑटोनोमस बॉडीज, चाहे आप 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोल दीजिए, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है या पार्लियामेंट है या मीडिया है, वो तो ध्वस्त हो चुका है। और 2024 से लेके 2029 तक का जो टाइम आएगा, अब देखिए ये कंट्री में ग्रोथ, मतलब आप अगर बात करें कि सबसे बड़ी व्यवस्था है अर्थव्यवस्था, पांचवें नंबर पे पूरे दुनिया की, तो आपकी पर कैपिटा जीडीपी वर्ल्ड के 1/3 पोर्शन पे आके, एवरेज पे आके खड़ी रहती, तो आप उसमें आगे नहीं है। मतलब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। ऐसे माहौल में इस देश में लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम चाहिए। मैं बहुत ही मतलब एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, तो मैं बाजार में जाता हूं, बाजारी लोगों के साथ बैठता हूं जो धंधा करते हैं, छोटे छोटे साड़ियां वगैरह बेचते हैं। ये पीक का सीजन है साड़ी बेचने वालों का। मैं परसों यहाँ राजकोट में एक साड़ी की दुकान पे गया था, वहां पे एक बंदा पेमेंट करने आया, बोला आज सुबह से एक ग्राहक नहीं। ये बाजार में हालत। और जब मैंने पूछा उनको कि क्यों नहीं है, बोले पता नहीं। बाकी दूसरे लोगों से पूछा तो पता चला कि बीमारियां इस तरीके से फैल गई, अभी ये सीजन चेंज और वगैरह हुआ है। एक घर में मान लीजिए अगर कोई एक आदमी बीमार पड़ता है तो 1000 रुपए का एवरेज दवा का खर्चा आ जाता है। एक नॉर्मल अगर मतलब आपको फीवर या कफ या कोल्ड हो गया तो
सदस्य आपके अगर बीमार पड़ गए ऐसे सीजन में घर में, तो आपका 3-4 हजार का खर्चा हो जाता है दादा। आपको डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी। ये यूएसए में जो हुआ है वही पूरी दुनिया में, इंडिया में, सब जगह पे कोरोना में हुआ है। सभी ने गवर्नमेंट का पैसे पे अपना पैसा, अपना शेयर बढ़ाया है, अपना वैल्यू बढ़ाया है। क्यों आज आप ये मतलब दुनिया के तीसरे नंबर पे, दुनिया के 25 में 11 नंबर पे, 11वां नंबर पे क्यों है ये? आपके पास क्या ऐसा था जो आप लेके आए थे जो सडनली आपकी वेल्थ बढ़ गई? तो गवर्नमेंट का सब पैसा जो डेट हुआ है 55 लाख करोड़ से 185 लाख करोड़, मतलब 135 लाख करोड़, वो इन जगह पे गया है। तो आपको ये वेल्थ वापस पब्लिक के हाथ में कैसे आए, ये करना पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम देनी पड़ेगी, जॉब्स देनी पड़ेगी। आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, सत्ता पे आने के बाद आपने कहा कि आप खुद रोजगार दीजिए लोगों को। अब जब सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी तो बंदा जो मान लीजिए कॉलेज से निकला है वो 5 लोगों को कैसे रोजगार देगा? आप उनके हाथ में पैसा भी दे दीजिए, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है धंधा चलाने का। तो ये सब चीजें मतलब एक ये मॉडल ऐसा हो गया कि बिजनेसेस हैज टू फेल। आज आप स्टार्टअप की इकोसिस्टम का रिपोर्ट्स देख लीजिए, स्टार्टअप्स टूटने लगे हैं। 200 बैंक यूएसए में कोलैप्स के कोलैप्स की कगार पे खड़े हैं। इसका इंपैक्ट, इसके लिए कोई प्लानिंग है भारत सरकार के पास? ये चीजें सोचनी पड़ेगी, तब जाके आप शायद ये चुनाव या जो भी राजनीति है उसके बारे में बात करें। बड़े गंभीर सवाल आपने उठाए और मैं अश्विनी जी के पास आता। अश्विनी जी काफी इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए सभी की बातों का। अश्विनी, जैसे हिमांशु जी ने सवाल उठाए हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, या दूसरे जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो मुद्दे हैं, क्या वे वर्तमान राजनीति के जो चल रहे हैं, राहुल गांधी सदस्यता या अडानी का जो मुद्दा है, अडानी का मुद्दा 20,000 करोड़ का राहुल गांधी ने उठाया है, तो सरकार को जवाब देकर अगर सब चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, इसमें सरकार चुप क्यों है? जी प्रशांत जी, देखिए हिमांशु जी एक पत्रकार है, उन्होंने बताया कि वो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने चीजों को उठाया, लेकिन उन्होंने उनकी जो चीजों को ये है कि उनके हिसाब से देश में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। एक जर्नलिस्ट अगर स्वतंत्र पत्रकार है तो सरकार के विपक्ष की ही सारी बातें उसके दिमाग में अगर आएंगी तो मैं यही कहूंगा कि सरकार जो के खिलाफ वो प्राणवायु अपनी निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कह सकता। एक लाइन। दूसरी बात, इन्होंने जो बातों की बात की, इन्होंने विश्व व्यापार में भारत 2% से कम है, मैंने नोट किया। कर्ज लेकर कहां डाला है? और भी सवाल आए हैं कि लीगल कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। लीगल कार्यवाही को मैं बता देता हूं हिमांशु जी, लीगल उनका कार्यवाही खत्म नहीं हुई है, वो चालू है। और जब अभी राहुल गांधी जी पर लीगल कार्यवाही हुई तो देखिए आज कोर्ट के खिलाफ हमारे मन्नू भाई भी अभी बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं और ये लोग प्रदर्शन भी कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए हिमांशु जी, सुन लीजिए, आप खिलाफ किसी के नहीं है, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। एक मिनट नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। आत्मनिर्भर भारत आज शुरू हुआ है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप चैलेंज करता हूं आपको, आप पिछले 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का निकालिए, एक्सपोर्ट हमारा कितना बढ़ा है, उस पर भी ध्यान देने की बात है। 14 के पहले का एक्सपोर्ट, 14 के बाद आज का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? कर्ज लेकर कहां पैसा जा रहा है? आप कह रहे हैं व्यापारियों को दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पश्चिम तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, दौलत बेग ओल्डी पर जो हमारे देश के रक्षा मंत्री कहते थे कि चाइना नाराज हो जाएगा हमसे। प्रशांत जी वो म्यूट कर लीजिएगा, वापस आ रहा। प्रशांत जी म्यूट कर लीजिएगा। जो रक्षा मंत्री कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हम वहां पर बनाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, आज हम उसके घर में घुसकर बना रहे हैं, पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। जिस राफेल के बारे में एके एंटोनी साहब ने कहा था पैसा नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, हमने खरीदा उसको। आज हम आत्मनिर्भर भारत में हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। तेजस जो HAL इन्हीं की परिकल्पना थी, कहने में मुझे कुछ नहीं जाता है। कांग्रेस के लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, उनकी परिकल्पना थी, लेकिन वो परिकल्पना साकार नहीं कर पाए ये लोग। HAL बंद होने जा रही थी और आज हमने तेजस बनाकर एक विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कई देश लाइन लगाकर हमको खरीदने की बात कर रहे हैं। चौथी बात आपने कहा स्टार्टअप टूट रहा है। हिंडनबर्ग ने अगर रिपोर्ट दिया, उसको अमेरिका के बैंकों का नहीं पता था। अमेरिका के बैंकों का पता था कि वो भी डूब सकते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया। ये एक साजिश है और स्टार्टअप
हिंदुस्तान में देखिए कितने टूट रहे हैं और अमेरिका में कितने टूट रहे हैं। आप इसकी बात करते हैं, 68 देशों की बात करते हैं रुपए में व्यापार का, ये कष्ट है। आज फ्रांस में हम जा रहे हैं यूपीआई से व्यापार करने, आप कह रहे हैं रुपया छापना पड़ेगा। हम डॉलर का सब्स्टिट्यूट रुपये को बना रहे हैं, हम डॉलर पर आत्मनिर्भर नहीं है। ये कुछ वामपंथी सोच के लोग आज इस नैरेटिव को भी बताना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने अकबर के बाप का नाम और हुमायूं और बाबर ये पढ़ाया, लेकिन महाराणा प्रताप के पिता का नाम और बेटे का नाम नहीं पढ़ाया हमको। इस तरीके से वामपंथी सोच के लोग आज ये कह रहे हैं कि 68 देशों की जो है मुद्रा होगी तो रुपया छापना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। आज ये देखिए, आपका रुपया किसी भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं था, रशिया से शुरू किए फ्रांस तक पहुंच रहे हैं। आज अमेरिका परेशान है कि मेरे पास यूपीआई क्यों नहीं है। अमेरिका हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन यूपीआई किसने दिया? हिंदुस्तान ने दिया। और आज अमेरिका भी परेशान है यूपीआई के लिए। तो प्रशांत जी, ये जो राजनीतिक चीजों से हटकर अभी हिमांशु जी ने दूसरे तरफ घुमाया, मैं एक आंकड़ा और दे दूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। ये आज का हिंदुस्तान अखबार है मेरे हाथ में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। फरवरी में 3.9% थोक महंगाई दर थी। हिमांशु जी आप व्यापारिक जर्नलिस्ट है, सुनिएगा। और मार्च में 2% होने की बात है। ऐसा इसमें है कि मार्च में 2% का होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण, उसमें हेडिंग है कि रूस और यूक्रेन के कारण महंगाई जो है, जो बढ़ी हुई थी वो घट रही है। 2% थोक महंगाई। जरा यूपीए का 2004 से लेकर 14 तक बता दीजिए 2% उनका कब महंगाई दर रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं उसके भी। आज ऑल टाइम महंगाई का रिकॉर्ड किसका है? कांग्रेस का, नरसिम्हा राव जी का, 13% से ऊपर का। भाजपा का दिखा दीजिए 13% का भी, लेकिन नहीं उस पर बात करेंगे हम लोग। क्यों? कि आज एक नैरेटिव सेट करना है मोदी जी के खिलाफ। भाई अभिमन्यु जी, थोड़ा सा राजनीतिक जवाब भी दे लूं। अभी तक तो हिमांशु जी ने हमको उलझा दिया आंकड़ों में। आपने कहा मोदी जी को हटा दीजिए, भाजपा खत्म। भाई भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपके 6 करोड़ मेंबर हैं, हमारे 18 करोड़ मेंबर हैं, बहुत अंतर है। अभी आप देखिए, आप ही के दल के लोग राहुल गांधी को किस तरीके से किनारे कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी तपस्वी हैं, उन्होंने तो राहुल गांधी को मार दिया है, तो तपस्या करने जाएंगे वो भी तो जाए। अब देखिए कौन आगे अगुआ आता है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले दिनों में, अगर राहुल गांधी को किनारे कांग्रेस ने कर दिया, जो कि लग रहा है, तो कांग्रेस कहां जाएगी ये देखने की बात है। अन्य दल सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने की बात है। जो मैंने पहले कहा उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक बात और मैं कहूं, सभी छत्रप जो भी हैं, कोई भी राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। भले ही आज एक मौसेरे भाइयों का समूह बना हुआ है, जिनके खिलाफ, सभी के खिलाफ कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी में केस चल रहा है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया है बीड़ा, वो उनके खिलाफ जो भी है, जिसने चिट्ठी लिखी, जो एक हुए हैं, सबके खिलाफ केस चल रहा है। सबके घरों से पैसा बरामद हो रहा है, सभी जेल जाने के कगार पर हैं। इसलिए सब एक हो रहे हैं। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या होगा नहीं जानता, चुनाव के पहले कोई एक होने नहीं जा रहा है। और हमारा देश, हिमांशु जी आपके लिए कहता हूं कि हमारा देश खराब नहीं हो रहा, हमारा देश बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 14 से लेकर और 22 तक हमने पर कैपिटा इनकम डबल की है, ये आपको जानकारी होगी जी। मामा एक बात आपकी आवाज कट रही है। जी जी, देखिए प्रशांत जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि शायद सभी को आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। और बेहतर ये रहेगा, जो हमारे भाजपा के साथी है, मैं उनकी कुछ बातों का जवाब दूं। देखिए, सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, वो किस लिए थपथपा रही है? खुद उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ नौजवान है, 5 साल इनकी सरकार रही। खुद सरकारी आंकड़ा है इनका कि 5.5 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। बहुत शर्मनाक बात है। मैं किसान हूं, गेहूं का रेट 2100 रुपए कुंटल है। सरकार खुद कहती है कि एफसीआई से लेकर जो तमाम एजेंसीज हैं जो गेहूं खरीद करती है, मैं 10% खरीद करती है। मंडी में मैंने अपना गेहूं बेचा 1600 रुपए कुंटल। किसान का 16 रुपए किलो गेहूं गया, लेकिन उपभोक्ता का
उपभोक्ता जब बाजार में लेने गया, जनता जब लेने गई तो 40 रुपए किलो जो उसे आटा मिल रहा है, तो ये जो बीच का बिचौलिया है, ये कौन बैठा हुआ है? इनकी सरकार में बिचौलिया हावी क्यों है? गन्ना किसान हूं मैं, 35 रुपए ही रेट बढ़ा है 9 साल में, वो इनकी सरकार में हुआ। पिछले सालों को गन्ने का बकाया नहीं मिला, छुट्टे जानवर से किसान परेशान है। ये तो किसानी का हाल है। आलू किसान का हाल आज के दौर में देख ही रहे हैं। खेत तक में आलू किसान को अपने आलू जोतना पड़ रहा है। इनके पास कोई वाजिब नीति नहीं है। देखिए इन्होंने चुनाव में क्या वादा किया था। इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम गांव गांव में कोल्ड स्टोरेज खुलवाएंगे, गोदाम खुलवाएंगे स्टॉक रखने के लिए। इन्होंने कहा था छुट्टा जानवर के लिए हम शेल्टर होम खुलवाएंगे। इनसे पूछा जाए, इन्होंने उत्तर प्रदेश में, इन्होंने हरियाणा में, इन्होंने मध्य प्रदेश में, इन्होंने कर्नाटक में, इन्होंने गुजरात में, इन्होंने ऐसे उन तमाम प्रदेशों में जहां इनकी सरकार है, इन्होंने वहां पर कितने प्रदेशों में, उन जिलों में, उन ब्लॉक पर कहां पर कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन खुलवाए हैं किसानों के लिए। इसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार सबसे ज्यादा देती है एमएसएमई इंडस्ट्री। भारत में 1 लाख से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए, खुद उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। कुटीर उद्योग चौपट है, जैसे मेरठ का बुनकर उद्योग है, कैंची उद्योग है, स्पोर्ट्स उद्योग है, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग है, ये सारे, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, ये सारे जो कुटीर उद्योग है, ये भी सब लचर व्यवस्था में इनकी जो नीतियां हैं वो बंद हो गए। देखिए जो सरकार की जो भी योजना है वो बुरी नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे आधार का विरोध किया, आधार कार्ड इन्होंने लागू किया हुआ। इन्होंने जीएसटी का विरोध करा, ये जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स लेकर आ गए। इन्होंने एफडीआई का विरोध किया, कहते थे फांसी पे चढ़ जाएंगे। एफडीआई देखिए अब डिफेंस तक में भी आ चुकी है। इन्होंने हर उस चीज का विरोध करा जो एक सफल नीति थी। मनरेगा का विरोध करा इन्होंने, लेकिन ये अपनी तरफ से क्या लेकर आए? ये अपनी तरफ से लेकर आए नोटबंदी, वो फ्लॉप हो गई। ये अपनी तरफ से लेकर आए जीएसटी, जीएसटी में 300 से ज्यादा रिफॉर्म हो गए। अगर जीएसटी की टीम कहीं पर जाती है तो दुकानदार बाजार को बंद करके ऐसे भागता है जैसे चोर भागता है, और इनके पास क्योंकि कोई ठोस नीति नहीं है। फिर सरकार हर जगह कहती है, अगर आप अखबार उठाएंगे, उन जिलों की गूगल से न्यूज उठाएंगे तो कुछ सरकार कहती है तो ये तो सिर्फ सर्वे के लिए आए हुए जीएसटी वाले। तो यानी छोटे उद्योग वाले जो दुकानदार है, जिनके एमएसएमई छोटे और मध्य उद्योग है, वो चौपट है इनकी सरकार में। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ नहीं रही है, सरकारी में कहां से बढ़ेंगी? जब सेल, जब रेल, जब घेल, भेल जैसे नवरत्न कंपनियां इन्होंने पेश डाली, नौकरियां बढ़ नहीं रही है। डिफेंस में ये अग्निवीर लेकर आ रहे हैं। अरे आप किन मुद्दों पर लेके पीठ थपथपा रहे हैं? बहुत शर्मनाक बात है। चीन की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे पिछले रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। अरे हमने 48 में पाकिस्तान को हराया, 65 में पाकिस्तान को हराया, 1971 में 2 टुकड़ों में बांट दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिया। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने बोफोर्स का विरोध करा, कारगिल में बोफोर्स तोपों ने काम किया। आपने अपनी तरफ से अलग से क्या काम कर दिया? जो भी रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं वो एचएएल में बनाए जा रहे हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने अपनी तरफ से तो कहीं कुछ नहीं किया। आप तो सारी उन योजनाओं को जो कांग्रेस लेकर आई थी उन्हीं पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 9 साल हो गए आपको। 18 करोड़ जो आपको रोजगार देने थे, उनकी जगह आप 1 करोड़ 80 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए 9 साल में। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा है। और मैं हमारे भाई हिमांशु जी की कुछ बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं। बीमारी का दौर चल रहा है, अस्पताल में जाए, मैं तो बढ़ा देना चाहता हूं। अस्पताल में अगर एडमिट हो गए तो 20 से 50 हजार रुपए में छुट्टी होती है, और डॉक्टर की फीस ही अब 1,000 रुपए है। एक आदमी तो 4-5 हजार रुपए से मुक्ति मिलती है, वो इनकी सरकार में है। स्कूल की फीस महंगी, यूनिवर्सिटीज की फीस महंगी, नौकरियां नहीं निकलती है तो वैकेंसीज के समय जब इम्तिहान देने जाता है छात्र तो वो पर्चा लीक हो जाता है। बाद में आरक्षण में इतने लूपहोल छोड़ते हैं कि वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है। तो इनकी सरकार में नौकरी देने के लिए इनकी कोई ठोस नीति नहीं है। इन्होंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेकर आएंगे। पिछली बार ये लेकर आए थे 4 लाख करोड़ का निवेश की बात थी। 10% सरकारी आंकड़े में 10% भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। अब कह रहे हो कि 30 लाख 40 लाख करोड़, कितना बताते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर आप जनता को गुमराह करते हैं। और सारे धार्मिक स्थलों को आपने कॉरिडोर बनाकर वहां पर आपने टिकट रख दिया है, पूरा टूरिज्म बना रहे हो आप लोग। जब जनता आपसे सवाल पूछती है तो आपके पास जवाब देने को नहीं होता,
हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही आपके पास, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। चीन की अतिक्रमणकारी नीति पे आप सवाल नहीं पूछ रहे थे सदन में। आपने जो चीन की बैंक कंपनियां हैं जिन पर रोक लगी है, उन्हें ठेके टेंडर दे रहे हैं। चीन से आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लगातार, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे थे। जी प्रशांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है हिमांशु जी को बोलना चाहिए अब। आवाज जो है प्रशांत भाई की। मेरी खाली एक क्लैरिफिकेशन आपको ये है कि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन की बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरीके से 2014 से बातें रहे, तो लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आपने उसको उल्टे तरीके से ले लिया। मैंने देश के बारे में कोई मतलब नेगेटिव नहीं, ये तो लेंगे ही ना उल्टे तरीके से। इन पे भी आरोप लगाते थे। अब मनु भाई बोल लेने दीजिए, हिमांशु जी को बोल लेने दीजिए। मैंने जो सवाल उठाए हैं वो पूरी वैश्विक जो व्यवस्था हो रही है इकोनॉमी की, उसमें भारत के पास कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी या कवर होना चाहिए, इसके ऊपर बात की है। मैंने ये भी साथ साथ बात कही कि आपके 18 करोड़ कार्यकर्ता जिस तरीके से मोबिलाइज होंगे, उसमें विपक्ष का चैलेंज ये है। तो आपने क्यों गलत तरीके से पूरा मेरा उस चीज को ले लिया कि मैं कुछ उसके खिलाफ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप चुनाव खेल रहे हैं, पर पूरी दुनिया में एक पूरा मंदी का माहौल छाने वाला है, जो 2008 की लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस से भी बड़ा है। तो इसके लिए सरकार किस तरीके से तैयार है, यही बात मैंने की। मैं आपको एक लाइन का जवाब दे देता हूं। देखिए, सरकार की तैयारी, एक मिनट, मैं आपको एक पहले बता दूं कि आप मुझे इसलिए ये भाजपा का जेनेसिस ये इसलिए मत समझाइए क्योंकि मैं उस शहर से आ रहा हूं, राजकोट, जिसने जनसंघ का पहला दीपक जलाया। तो भाजपा जनसंघ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं 27 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं बैठा हूं उनके साथ। तो मैं ऐसे शहर से आ रहा हूं, 50 साल जहां पे बीजेपी रही है, जब कांग्रेस का मतलब सूरज तपता था सेंटर में और स्टेट में। तो मैं ऐसे लोगों से, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ा हुआ, और आज वही कार्यकर्ता बहुत नाराज है। दादा, आप अपने तरीके से जो जस्टिफाई कर रहे हैं बराबर है, पर मैं ऐसी जमीन से आ रहा हूं जहां पे बीजेपी के यहाँ के नेता गुरु है। आज जो बैठे ना उनके मतलब आज जो बैठे ना ऊपर, वो उनके पैर छूते थे चिमन भाई शुक्ला के, स्वर्गीय चिमन भाई शुक्ला के। तो आप मुझे प्लीज ये भाजपा की फिलोसफी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्लोबल कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ। और भाजपा आप मतलब एक सीधा आप मतलब कर देंगे कि ये विरोधी पत्रकार, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिबेट के तरीके से होना चाहिए। आंकड़े और जो वास्तविकता है, डॉलर आज भी डोमिनेंट है और पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की डॉलर के आसपास है। तो ऐसे माहौल में आप कैसे पूरा एक इकोनॉमिक कवर लेके चलेंगे? क्योंकि अभी 9 महीने में आज ही एक न्यूज आ रही है, बेलारूस में ये पागल पुतिन जो है वो अपना एक न्यूक्लियर स्टेशन खोल रहा है। अगर ये हुआ तो आप ये चुनाव, आपके पेट्रोल के दाम, ये सब तो सोचिए था। आप पक्ष के बारे से बात कर रहे हैं, बराबर है, पक्ष के तरफ से आपको यही बोलना है, आप स्पोक्स पर्सन है। लेकिन माहौल देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। पेट्रोल अगर आपका 150 पे चला गया तो हालात खराब हो जाएंगे। हिमांशु जी जवाब ले लीजिए। देखिए हिमांशु जी, महंगाई की दर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप लोग। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। संक्षेप में हिमांशु जी, ठीक है जी संक्षेप में। हिमांशु, आप सीधा कोई सच बात बोले दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको आप विरोधी मत मानिए। आपको एजुकेट कर रहे हैं हम लोग मुफ्त में। नहीं, आप धन्यवाद, आपका आभार कि आप एजुकेट कर रहे हैं और आप उस जगह से आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, महंगाई मैंने कहा कि अभी फरवरी में हमारे यहाँ 3.9 थी और मार्च में 2 होने की बात है, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तब हो रहा है। और रही बात दूसरी, अगर वैश्विक मंदी है, वैश्विक चीजें हैं, तो कुछ चीजों पर कंट्रोल हमारा नहीं होगा। लेकिन सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि किस तरीके से भारत की जनता को, आपने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। विश्व का कोई एक देश बता दीजिए ना जहां पर किसी ने उस 1 महीने का भी राशन दिया हो, अपने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। और हिंदुस्तान के आप ही के भाई पत्रकारों ने, मनु भाई 1 मिनट रुक जाइए। अब हिंदुस्तान के आप ही के भाई पत्रकारों ने फोटो खींच कर विदेशों में पुरस्कार के लिए और फजियत के लिए फोटो भेजा था हिंदुस्तान का। अमेरिका के उस एरिया का फोटो कहीं नहीं लगाया जहां पे झंडे ही दिख रहे थे, एकड़ों में, मीलों में। वो कोरोना नहीं दिखाया। हिंदुस्तान ने 170 देशों की मदद की अपना वैक्सीन बनाकर।
क्यों नहीं चाइना ने मदद कर दी? हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपने कहा ना कि उसने कहा हम 5 ट्रिलियन सोच रहे हैं और उन्होंने 4 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन का ये कर दिया। तो हमने जो काम किया है, अब मन्नू भाई आपका जवाब दे देता हूं, एचएल बहुत कुछ, एचएल बंद हो रही थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे आपके पास, हमने उसको रिवाइव किया है और आज तेजस बनाकर खड़ा है और आज हेलीकॉप्टर बना रहा है। आपने किया है, आपने एम्स खोले, ठीक है, चलिए वो महारानी की वजह से खोल लिया, लेकिन आज उस एम्स को हमने बढ़ा दिया। आज आपने जितना स्वर्ण चतुर्भुज योजना का काम अटल जी का था आपने रोक दिया था, लेकिन आज जितना हाईवे खुला है, एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान को मिले हैं, आप लोगों ने सोचा भी नहीं था, परिकल्पना नहीं थी आपकी। जी, आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही हम लोगों के पास। प्रशांत जी, आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही हम लोगों के पास। तो मनु भाई देखिए, सरकार पर, अपनी सरकार है, ये तो कुछ भी बोलेंगे, बचाव तो करने के लिए बैठे हुए हैं शाही जी, लेकिन ये नहीं बता पाए कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने। सबसे बड़ी चीज तो रोजगार है, लेकिन राशन की बात जरूर बताएंगे। तो देश में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, यानी वो गरीब रेखा के नीचे रह रहे हैं। आपने गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने के लिए ऐसी कितनी योजनाएं लेकर आए और उन्हें किस तरह से आपने इंप्लीमेंट किया, उसके बारे में बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो उस दौरान 16 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में ऑन रिकॉर्ड 28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता था। 2013 में राइट टू फूड, मैं शाही जी को भी थोड़ा करेक्ट कर देना चाहूंगा, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी लेकर आई। ये कोई एहसान नहीं है, ये अधिकार है, उनको अधिकार मिलने लगा। लेकिन जब इनकी सरकार आती है, उन 40 करोड़ लोगों की लिस्ट ये 80 करोड़ हो गई। यानी इस देश में जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से देश की गरीबी बढ़ गई, दुगनी हो गई है। और ऑक्सफैम इंडिया का आंकड़ा है कि भारत में 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है, और खुद मोदी जी के मित्र हैं अडानी जी, उनपे देश की 5% संपत्ति है। ये बहुत दुख भरी बात है कि लॉकडाउन के दौरान जहां देश की जीडीपी -24 तक चली गई, लेकिन अडानी फलते फूलते रहे। वो किसका पैसा था? वो हमारा और आपका ही तो पैसा था।